Hello friends, I am Dr. Atul Kumar Srivastava, MBBS MD, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है डॉक्टर अतुल कुमार मेंटर के नाम से, तथा अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी 6 साल के बाद अपडेट की है। मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का केवल 2 ही लॉजिक था। पहला उनके लिए जो सेकेंड ईयर MBBS में है और उनको अपना प्रोफेशनल एग्ज़ाम देना है, तथा 4 साल बाद MD का एग्ज़ाम क्रैक करना है। आप बिलीव मानो, आज का जो नेट PG एग्ज़ाम है उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो माइक्रोबायोलॉजी से आते हैं, और आप उन क्वेश्चन को तभी क्रैक कर सकते हो जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अदरवाइज आप उसको क्रैक कर ही नहीं सकते हो। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज है तभी आप PG एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो और अपने प्रोफेशनल एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हो अच्छे से। दूसरा, ये चैनल उन लोगों के लिए क्रिएट किया है जिनको मेरे जैसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है और नए नए आइडिया आते रहते हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कर रखा है जिनके एक्सपीरियंस में शेयर करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ उनसे। और मेरा भी टारगेट है कि आने वाले 10 सालों में मैं भी पूरे वर्ल्ड की जितनी कंट्री हैं उनको विजिट कर सकूं। तो अगर आपको इस चैनल की जो कंटेंट हैं अगर अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। हेलो, तो उस पूरे माइक्रोबायोलॉजी को कई सारे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे पार्ट 1 में जनरल माइक्रोबायोलॉजी है, पार्ट 2 में इम्यूनोलॉजी है, पार्ट 3 में बैक्टीरियोलॉजी है, देन वायरोलॉजी, देन पैरासिटोलॉजी, देन माइकोलॉजी। हर पार्ट को ऐसे तैयार किया गया है और हर पार्ट में जो चैप्टर है उनको इस तरह से तैयार किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल एग्ज़ाम देना है, जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको बिल्कुल क्लियर हो कॉन्सेप्ट, उनको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे लिखना है और उस कैसे पढ़ना है। क्योंकि माइक्रो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन को परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। दूसरा पार्ट है जो स्टूडेंट ऑल इंडिया PG की तैयारी कर रहे हैं, नेट PG की तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस पर बेस आते हैं, कैसे आंसर करना है। क्योंकि ऑल इंडिया PG के लिए या नेट PG की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता है कि आपने रट लिया और ट्रिपल A लगा लिया, डबल A कर लिया और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं ऑल इंडिया PG में माइक्रोबायोलॉजी से। उसमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिक्टोरियल बेस होते हैं, इमेज बेस होते हैं, जो एक नया कॉन्सेप्ट चला है। और अभी लास्ट ईयर तो ये कर दिया था कि उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया था यूट्यूब का, क्योंकि ऑनलाइन होता है तो कुछ भी ऑनलाइन पॉसिबल होता है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक पूरी वो कहानी लिख देते हैं, एक पूरी केस हिस्ट्री लिखते हैं। और अगर आप उसको आपको उस केस हिस्ट्री में अगर आपको जो पॉइंट है अगर आपने उसको कैच कर लिया तब तो बहुत ईजी है। अदरवाइज जो 4 से 5 लाइन का जो क्वेश्चन होता है आप उसको अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो हर चैप्टर को 2 तरीके से डिवाइड किया है, एक उनके लिए जिनको सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना है और एक उनके लिए जिनको ऑल इंडिया PG करना है। तो दोनों के लिए ही है। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में जनरल माइक्रोबायोलॉजी। जनरल माइक्रोबायोलॉजी में जो चैप्टर्स इंक्लूड है उसमें हिस्ट्री है, माइक्रोस्कोपी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया है, ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म है, स्टरलाइजेशन है, कल्चर मीडिया एंड कल्चर मेथड्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के चैप्टर में ही डिफरेंट टाइप्स के बायोकेमिकल रिएक्शन है, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो बताएंगे आपको। देन बैक्टीरिया टैक्सोनॉमी, देन बैक्टीरिया जेनेटिक्स, देन माइक्रोबियल पैथोजेनिसिटी। तो ये 10-11 चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ना है। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन का चैप्टर
अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसको अपने प्रोफेशनल एग्जाम देने हैं, तो इसमें 2 से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन होता है शॉर्ट आउट, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि जी ये साइंटिस्ट है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है स्पॉटिंग में कि ये इमेज बेस है और उनका आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। तीसरा क्वेश्चन वाइवा का होता है, और आपको पता है वाइवा में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी वही पूछा जाएगा जो आपको पता है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन? तो दीज आर दी साइंटिस्ट लुई पास्चर, रॉबर्ट कॉक, जोसेफ लिस्टर, पॉल एनरिच, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। दूसरा कॉच पोस्टलेट्स क्या है, कॉच फिनोमेना क्या है। और कभी कभी आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं, वैसे भी पता आपको होना चाहिए कि कितने साइंटिस्ट हैं, 2-4 साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और कभी कभी तो ऑल इंडिया पीजी में ये भी पूछ लेते हैं कि रिसेंटली नोबेल प्राइज़ माइक्रो में किस एरिया में मिला है। देन ऑल इंडिया पीजी की बात करते हैं तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन वो होता है जो इमेज बेस होता है, जो आपके स्पॉटिंग में भी आता है, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट। दूसरा क्वेश्चन होता है कंट्रीब्यूशन का, ये साइंटिस्ट कौन किसका फादर है, कौन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, कौन फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है, कौन फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है, कौन फादर ऑफ कीमोथेरेपी है, किसने कौन सी वैक्सीन बनाई, किसने क्या चीज़ डिस्कवरी की, क्या किसका कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ऑल इंडिया पीजी और या नेट पीजी के लिए। तो सारी डिटेल है, ये सारी इमेज है डिफरेंट साइंटिस्ट की। और ये जो सारी इमेज आप देख रहे हो ना, ये सारे उन बच्चों ने बनाए हैं, सेकेंड ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट को क्रेडिट जाता है, जिनसे उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। उस प्रोजेक्ट में उनको बताया जाता है कि ये आपको साइंटिस्ट बनाना है, और वो साइंटिस्ट बनाते हैं। जैसे कि एडवर्ड जेनर, कैरी मोलिस है, ये डिफरेंट टाइप के और साइंटिस्ट हैं, ये भी है। एक एक साइंटिस्ट को जैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझो कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इमेज बेस आइडेंटिफाई करो। हेलो हेलो हाँ, इसके बाद डिफरेंट जो साइंटिस्ट है एक एक को डिस्कस करते हैं कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे याद करना है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले लुईस पास्चर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, लुईस पास्चर, सबसे पहली चीज़ आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट, एक फोटोग्राफ्स की है। दूसरी फोटोग्राफ कलर्ड फोटोग्राफ ये है, और तीसरी फोटोग्राफ कलर्ड फोटोग्राफ ये है। जो ये फ़ोटो का पूरा क्रेडिट एक एमबीबीएस का स्टूडेंट है, उसको प्रोजेक्ट दिया गया था, उसने बनाई है, असाइनमेंट उसने बनाया है, तो उसको जाता है इस फोटो क्रेडिट पूरा। तो आपको सबसे पहले साइंटिस्ट को आइडेंटिफाई करना है। आपको ये जो इमेज है अपने दिमाग में, अपने जहन में अच्छे से याद करना है कि ये साइंटिस्ट कौन है, उसकी इमेज क्या है। जैसे आपको अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपने माता पिता, अपने भाई बहन की फ़ोटो याद रहती है, वैसे आपको ही लुईस पास्चर की फ़ोटो याद रखती है। और बंदे का इतना तो जाता ही है, भाई ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, तो कम से कम जो फादर है, जो आपका पिता है, कम से कम उसकी तो फ़ोटो याद रखोगे। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ना। तो जो फादर है तो उसको तो याद रखना ही है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पास्चर। तो आपको बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। तो आपको ये फ़ोटो बिल्कुल याद रखनी है कि कौन साइंटिस्ट है, लुईस पास्चर, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक फ्रेंच केमिस्ट था और इसने बहुत सारा काम फर्मेंटेशन पर किया है, इसने बहुत सारा काम फर्मेंटेशन पर किया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो कोई कन्फ्यूजन ना हो कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है। तो लुईस पास्चर जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, इतना तो क्रेडिट जाता है बंदे को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको कैसे याद रखना है, नाम क्या है, लुईस पास्चर। तो अच्छे से पता है आपको, जिन स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पढ़ाता हूँ,
कि जब भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो उनको एक कहानी बताता हूँ, एक स्टोरी लाइन होती है, एक न्यूमोनिक होता है, उसी पर सारा कुछ बेस होता है, उसी से पूरा चैप्टर याद होता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया आपने तो आपको सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप याद करते रहोगे, भूलते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई करने का। वेरी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिनको नहीं पता है वो यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, जितनी बार देखना है उतनी बार देखें। जो लोग इंस्टा पर हैं वहाँ पर ज्वाइन करें और उनको डेली अपडेट मिलते रहेंगे। कभी कुछ निमोनिक्स हैं, कभी कुछ नया चीज़ें हैं, तो उनको अपडेट मिलता रहेगा। 2 चीज़ आपको करनी है बस। बाकी आपको कैसे याद करना है, तो नाम क्या है, लुईस पास्चर। एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड कल्चर मीडिया। तो आपको याद रखना है कि लिक्विड कल्चर मीडिया की डिस्कवरी किसने करी थी, लुईस पास्चर ने करी थी। सॉलिड कल्चर मीडिया की डिस्कवरी किसी और ने की थी, वो बात की बात है। तो एल स्टैंड फॉर लिक्विड कल्चर मीडिया, एस स्टैंड्स फॉर, जो लास्ट एस है वर्ड, एस स्टैंड्स फॉर सिल्क वर्म डिजीज। तो सिल्क वर्म डिजीज या सिल्क इंडस्ट्री में एक डिजीज होती है जिसको पेब्राइन बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि पेब्राइन डिजीज किसकी होती है, सिल्क वर्म की इंडस्ट्री में एक डिजीज होती है सिल्क वर्म में, उसको पेब्राइन बोलते हैं। तो इस पर भी लुईस पास्चर ने काफ़ी काम किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पास्चर, दूसरा नाम क्या, लुईस पास्चर। तो एल हो गया, एल मतलब लिक्विड कल्चर मीडिया, एल स्क्वायर, एस मतलब सिल्क वर्म इंडस्ट्री में एक डिजीज होती है, इसको पेब्राइन बोलते हैं। देन पास्चर, पास्चर से पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क की डिस्कवरी किसने करी थी, लुईस पास्चर ने की थी। और लुईस पास्चर के ऑनर पर ही एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसको पास्चर इंस्टीट्यूट कहते हैं, और वो कहाँ पर है, पेरिस में। तो आपको केवल पी याद रखना है, पास्चर, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चर इंस्टीट्यूट। तो ऑल इंडिया पीजी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क की डिस्कवरी किसने करी थी, लिक्विड कल्चर मीडिया की डिस्कवरी किसने करी थी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लुईस पास्चर। देन अगेन आपको याद रखना फादर, FATHER। सबको ही फादर की स्पेलिंग याद है, बचपन से फादर बोलते हैं या डैड बोलते हैं, FATHER, ठीक है। तो F स्टैंड्स फॉर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो गया। दूसरा F स्टैंड्स फॉर, इसने बहुत सारा काम जो किया था फर्मेंटेशन पर किया था। फर्मेंटेशन का प्रिंसिपल क्या है, फर्मेंटेशन की टेक्निक क्या है, तो F स्टैंड्स फॉर फर्मेंटेशन प्रिंसिपल और फर्मेंटेशन टेक्निक। देन AT बोलेंगे तो ऑटोक्लेव, H स्टैंड्स फॉर हॉट एयर ओवन। तो ऑटोक्लेव की डिस्कवरी, हॉट एयर ओवन की डिस्कवरी या स्टीम इंस्टॉलेशन की डिस्कवरी, सबकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है लुईस पास्चर को। देन F हो गया, AT हो गया, ये आ रहा है THER मतलब थ्योरी। थ्योरी का मतलब इसने एक थ्योरी दी थी, और कौन सी थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी थी, लुईस पास्चर ने दी थी। और उसने किस थ्योरी को डिसअप्रूव किया था, उसने एबायोजेनेसिस जो थ्योरी थी या स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी उसको डिसअप्रूव किया था। और इस थ्योरी के बारे में शायद अब तो क्लास 7, 8 में या 9, 10 में ही आ गया होगा कि क्या थ्योरी होती है। आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही केवल डिजीज कॉज कर सकते हैं। एबायोजेनेसिस थ्योरी को उसने डिसअप्रूव किया था। उसका दूसरा नाम है स्पॉन्टेनियस थ्योरी, उसको भी डिसअप्रूव किया था। तो आपको सिंपली याद रखना है, F स्टैंड्स फॉर फर्मेंटेशन, F स्टैंड्स फॉर फादर, AT मीन्स ऑटोक्लेव, H स्टैंड फॉर हॉट एयर ओवन एंड स्टीम इंस्टॉलेशन। THER मीन्स थ्योरी, कौन सी थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। किस थ्योरी को डिसअप्रूव किया था, एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस थ्योरी को डिसअप्रूव किया था। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंट्रीब्यूशन है लुईस पास्चर का वैक्सीन पर, इसने जो वैक्सीन टर्म है, एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन जो टर्म है, सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कोई और है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी लुईस पास्चर नहीं है, लेकिन जो टर्म वैक्सीन है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो इंट्रोड्यूस करने वाला कौन साइंटिस्ट था, लुईस पास्चर। तो आपको याद रखना है। देन कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो इसने डिस्कवरी करी थी, तो वही एक बात, एक कहानी, एक नोमोनिक। तो कहानी क्या है,
कि कार, अगर आप कार से जाते हो, कार में अगर आप बैठे हो तो कुत्ते तो आपको काटेंगे नहीं। आपने अक्सर देखा कि आप साइकिल से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो तो कुत्ते आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो अगर आप कार से जा रहे हो तो कुत्ते आपको नहीं काटेंगे क्योंकि आप उसके अंदर हो। तो आपको यही निमोनिक याद रखना है। सी स्टैंड्स फॉर कॉलरा वैक्सीन, ए स्टैंड्स फॉर एंथ्रेक्स वैक्सीन, आर स्टैंड्स फॉर रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन की डिस्कवरी किस ईयर में हुई थी? 1888। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। रेबीज मतलब रेबीज डिजीज किसके काटने से होती है? कुत्ते के काटने से डिजीज होती है, इसलिए आपको ये निमोनिक याद कराया है। उसके बाद अभी ऑल इंडिया पीजी में एक स्टेप और इम्पोर्टेंट आया 1 साल पहले कि कौन सा ऐसा पहला पेशेंट था या पर्सन था, उसका क्या नाम था जिसको रेबीज वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई। फर्स्ट पर्सन जिसको रेबीज वैक्सीन रिसीव करी, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जोसेफ मिस्टर। तो आपको अच्छे से याद रखना है उसका नाम क्या है, जोसेफ मिस्टर उसका नाम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता चुके हैं पहले भी कि सिल्क वर्म इंडस्ट्री में जो डिजीज होती है उसको पेब्राइन बोलते हैं, और ये डिजीज जो होती है माइक्रोस्पोडियम पैरासाइट होता है, प्रोटोजोन नॉस्मिया, वो कॉज करता है। तो अगर आपको नट सेल में रिवाइज करना है तो यही है। ये एक फ्रेंच केमिस्ट था, ये आपको पूरा बताया है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस, एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड कल्चर मीडिया, एस स्टैंड्स फॉर सिल्क वर्म इंडस्ट्री में डिजीज होती है उसको पेब्राइन बोलते हैं। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क की डिस्कवरी करी थी। देन पास्चर इंस्टीट्यूट कहाँ है? पेरिस में है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट फादर, एफ स्टैंड्स फॉर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ए मीन्स ऑटोक्लेव, एच मीन्स हॉट एयरबोर्न एंड स्टीम स्टरलाइजेशन। इसका मतलब जो उसने फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जो फर्मेंटेशन की बाकी चीज़ें हैं वो किसने दी थी? लुइस पास्चर ने दी थी। देन THER स्टैंड्स फॉर थ्योरी, किस थ्योरी को डिसअप्रूव किया था? ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस। कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन थी जो डिस्कवरी की थी इसने? कॉलरा वैक्सीन, ए फॉर एंथ्रेक्स, आर फॉर रेबीज। और रेबीज किसके काटने से होती है? कुत्ते के काटने से होती है। कौन सा ऐसा पहला पेशेंट है जिसको दी गई थी? जोसेफ मिस्टर। तो ये पूरा एक नट सेल में आपको याद रखना है। लुइस पास्चर में ऑल इंडिया पीजी में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके प्रोफेशनल एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि लुइस पास्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है। आपके स्पॉटिंग में आएगा आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन।